प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के फिजिक्स अर्थात भौतिक शास्त्र के जो असाइनमेंट 5 में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं आपके दिसंबर माह के, उसका पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ए टू जेड एकदम अच्छे से आपको पूरा सॉल्यूशन बताया जाएगा, ठीक है ना। आप लोग देख सकते हैं हैंड रिटन में भी है और अच्छे से आपको बताया जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसके पहले हमने और भी सब्जेक्ट का वीडियो सॉल्यूशन अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, तो उनको भी आप जाके ज़रूर देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पास प्रश्न क्रमांक 1 आपसे बोल रहा है, प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक कुछ शर्तें ही देख लेते हैं। ठीक है, ये शर्तें ही देख लेते हैं प्रकाश के व्यतिकरण के लिए जो आवश्यक शर्तें हैं, फिर उसके बाद आगे का प्रश्न देखेंगे। तो यहाँ देखिए प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें आप हेडिंग डाल दीजिएगा। उसके बाद ये देखिए यहाँ पास दो शर्तें हैं, ठीक है, आपको दोनों शर्तें लिख लेना है। पहला हो जाएगा दोनों ही प्रकाश तरंग लगभग समान आयाम तथा समान आवृत्ति की होनी चाहिए जो व्यतिकरण की घटना में भाग लेती है। दूसरा हो जाएगा दोनों ही तरंगों का जो प्रकाश स्रोत है वह एक वर्डी होना चाहिए। ठीक है, तो आपका मेन उत्तर ये हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों हो जाएगा आपकी मुख्य शर्तें, जो कि है आपकी किस चीज़ के लिए, व्यतिकरण के लिए आवश्यक है। ठीक है, अब इसी का अगला भाग देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 का ये अगला भाग आपसे बोल रहा है, यंग के द्वि स्लिट प्रयोग में व्यतिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई ज्ञात करने का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो चलिए व्यंजक प्राप्त करते हैं, फिर आगे एक और प्रश्न इसी का वो भी देखेंगे। तो व्यंजक प्राप्त करने के लिए आपको हेडिंग डाल लेना है फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक, ये आप हेडिंग डाल लीजिएगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसको हेडिंग डाल लीजिएगा। उसके बाद आपको फिर यहाँ पास मान लेना है, माना S1 व S2 कला संबद्ध स्रोत की तरह कार्य करते हैं। S1 व S2 से होकर जाने वाली प्रकाश तरंग पर्दे पर बिंदु P पर अध्यारोपित होती जो केंद्र 0 से x दूरी पर है। ठीक है, ये करने के बाद आपको ये चित्र भी बना लेना है, ठीक है ना, जिसमें आपका SN1 SN2 भी है, ये S1 S2 और यहाँ पर सब कुछ दिया गया है। S1 और S2 बराबर D है और QR बराबर भी D है और OQ बराबर D/2 है। ठीक है, फिर यहाँ पास आपको अतः डाल लेना और फिर लिख देना है PQ बराबर OP माइनस OQ बराबर x माइनस D/2, क्योंकि यहाँ पास OP आपका x है और OQ आपका D/2 है, तो ये आपका PQ आ जाएगा यहाँ से। फिर आपको इसी प्रकार PR निकाल लेना, तो PR ये सब आपको चित्र में समझ में आ जाएगा। ठीक है, PR है यहाँ पास आपका OP प्लस OR, तो यहाँ पास OP है आपका x और OR है आपका D/2, इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपको PR मिल जाएगा। फिर यहाँ पास आप लिखेंगे समकोण त्रिभुज PQS1 में, यहाँ पास PQS1 एक बन रहा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अच्छे से यहाँ पास चित्र में दिख रहा होगा PQS1, ठीक है ना, समकोण त्रिभुज। तो 8 400 400 400, जी हाँ, इस नंबर को याद कर लीजिए, क्योंकि आपका कोई भी सवाल हो, चाहे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन आपके नंबर पे मिलने वाला। बस अपने मोबाइल में डाउट नट का 8 400 400 वाला नंबर सेव कर और चैट ओपन कर लीजिए। फिर जो भी आपका डाउट हो या फिर सवाल हो उसका फ़ोटो खींच लीजिए यहाँ पास और फिर उसे क्रॉप कीजिए, आपको 5 सेकंड में उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT, नीट, CBSE बोर्ड या और किसी बोर्ड के लिए, सभी के लिए है, तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8 400 400 नंबर पे अपने सभी डाउट क्लियर करके उन डाउट को आउट करिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो यहाँ पास कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस ये आधार का स्क्वायर यहाँ पास आपको दिख रहा होगा, तो यही आप इसमें लिख दीजिए कि S1Q स्क्वायर का मान क्या है और PQ स्क्वायर का मान क्या है, तो यहाँ पास आप मान रख देंगे तो ये आ जाएगा। फिर इसी प्रकार आपको फिर से लिखना है समकोण त्रिभुज PRS2 में, यहाँ पास देखिए फिर वही कर्ण का स्क्वायर, वही वाला सूत्र लगा देंगे, तो कर्ण यहाँ पास S2P का स्क्वायर और यहाँ पास आधार और लंब ये सब दिया गया है, तो ये आ जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पास आपको क्या करना है कि S2P स्क्वायर में से S1P स्क्वायर को घटा देना है। एक बार और ध्यान से सुनिएगा, S2P स्क्वायर में से S1P स्क्वायर को घटा देना है, तो यहाँ पास आपको मिल जाएगा इसका मान। ठीक है, और फिर आपको इसी को थोड़ा और आगे सॉल्व कर लेना, तो आपका अंततः ये आ जाएगा। देखिए आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, ठीक है, बार बार ये नहीं बोलेंगे, तो ये फिर आप आगे और हल करेंगे तो यहाँ पास आ जाएगा आपका यह व्यंजक, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पास ये S2P है, ठीक है ना, ये S2P है, ये S1P है, यहाँ पास बराबर D है। फिर यहाँ पास आपका मेन व्यंजक आ जाएगा, हम आपको बता देते हैं, ये देखिए। ठीक है, यहाँ पास त्रिभुज बराबर 2xD/2D, तो यहाँ पास सीधा सीधा आ जाएगा x/D। ठीक है, ये हो जाएगा आपके यंग के द्विकिष्ट प्रयोग में तीव्रता वितरण का आरेख भी आपसे पूछा गया, तो आगे हो जाएगा। फिलहाल आपसे जो पूछा गया रहा सूत्र या व्यंजक, वो ये हो जाएगा। ठीक है ना, अब इसी का अगले भाग देख लेते हैं, फिर यहाँ से प्रश्न क्रमांक 1 समाप्त होगा। प्रश्न क्रमांक 1 के अगले भाग में बोल रहा है यहाँ पास देखिए,
यंग के द्विस्लिट प्रयोग में तीव्रता वितरण का आरेख खींचिए। तीव्रता वितरण का आरेख खींचना है। चलिए इसका आरेख भी आपको अच्छे से बता देते हैं। ये हो जाएगा इसका आरेख, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये इसका आरेख हो जाएगा। आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से समझते चलिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आरेख। इतना आपको पूरा बना देना और इसके नीचे का ये लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये जो माइनस वाला है और फिर यहाँ से, ठीक है ना, प्लस वाला है, इन सभी को आप लिख लीजिएगा। यहाँ से आपका प्रश्न क्रमांक 1 के अंतर्गत जितने भी प्रश्न पूछे गए रहे वो पूरे समाप्त होते हैं। यहाँ देखिए भी प्रश्न क्रमांक 2 आपसे क्या बोल रहा है। प्रश्न क्रमांक 2 बोल रहा है डी ब्रॉगली की परिकल्पना लिखिए। ठीक है ना, यहाँ पास डी ब्रॉगली तरंग समीकरण की परिकल्पना या फिर इसका सिद्धांत सब एक ही है। बहुत तरीके से पूछा जाता है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ पास चलिए देख लेते हैं कि इसकी परिकल्पना क्या है। चलिए अच्छे से देख लेते हैं इसकी परिकल्पना। तो ये है, देखिए इसकी परिकल्पना, समीकरण या डी ब्रॉगली का सिद्धांत वही है। ठीक है, तो आप हेडिंग डाल लीजिएगा डी ब्रॉगली परिकल्पना समीकरण या डी ब्रॉगली का सिद्धांत, ये हेडिंग हो जाएगा। फिर लिखिएगा डी ब्रॉगली के अनुसार प्रकाश विकिरणों के समान अन्य सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि भी द्वैत प्रकृति दर्शाते हैं। ठीक है ना, अर्थात तरंग व कोणीय दोनों रूप में पाए जाते हैं। यहाँ तक ये आपका हो जाएगा। ठीक है ना, मेन चीज हो जाएगा, यहाँ तक आपको कर लेना है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका सिद्धांत। यहाँ से चालू होगा, यहाँ से चालू होगा और पूरा यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सिद्धांत हो जाएगा। इसके आगे भी आप चाहें तो लिख सकते हैं। फिर आप लिख दीजिएगा विकिरणों की आवृत्ति v हो तो तरंगी प्रकृति के अनुसार ऊर्जा E को निम्न प्लांक समीकरण द्वारा दिया जाता है, E इक्वल hv हो जाएगा। फिर यहाँ से आप और आगे हल करेंगे। वैसे ये सब एक्स्ट्रा हो रहा है, सिर्फ आपसे परिकल्पना पूछा गया है जो कि हम आपको बता दिए हैं कि कहाँ से कहाँ तक हो। एक बार और बता देते हैं आपको, यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है परिकल्पना या सिद्धांत डी ब्रॉगली तरंग समीकरण का। ठीक है, फिर भी आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा। ठीक है, इतने का ले लीजिए। फिर उसके बाद थोड़ा और आप इतने का ले लीजिए। ठीक है, फिर लास्ट आपका ये व्यंजक आ जाएगा जो कि व्यंजक है ये आपका। ठीक है, मेन। तो यहाँ से आपका प्रश्न क्रमांक 2 का पहला भाग समाप्त होता है। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक इसी के आगे क्या बोल रहा है। फिर देखिए बोल रहा है कोई इलेक्ट्रॉन विरामावस्था से विभव v वोल्ट द्वारा त्वरित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन को डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य का सूत्र प्राप्त कीजिए। ठीक है ना, तरंग दैर्घ्य का सूत्र प्राप्त करना है त्वरित करने पर v वोल्ट से। तो चलिए इसका भी उत्तर देख लेते हैं अच्छे से। यहाँ पास आपको डाल लेना है इलेक्ट्रॉन के डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य का सूत्र। ठीक है, हम आपको बोलते चलते हैं, थोड़ा ये आपको वो दिख रहा होगा, इसीलिए पहले आप लिखिएगा इलेक्ट्रॉन के डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य का सूत्र। फिर आप लिखिएगा माना किसी इलेक्ट्रॉन को v वोल्ट के विभवांतर से विराम अवस्था से त्वरित किया जाता है तब इलेक्ट्रॉन द्वारा, ठीक है ना, यहाँ पास देख लीजिए गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv² हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन पर किया गया कार्य ev, ठीक है, बराबर 1/2 mv² बराबर EV। अब बराबर में रख दीजिएगा। यहाँ से V का मान आ जाएगा √2 EV अपॉन m। ठीक है, फिर यहाँ आपको लिखना है यदि इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य लैम्डा हो तो लैम्डा बराबर h अपॉन √2 m EV आ जाएगा। फिर यहाँ पास आप h का मान रख दीजिएगा और 2 तो है ही, m का मान रख दीजिएगा और E का मान रख दीजिएगा और V का मान रख दीजिएगा। ठीक है, तो ये आप पूरा मान रख देंगे तो ये लैम्डा आ जाएगा। लैम्डा वही तरंग दैर्घ्य, ठीक है ना, आ जाएगा टोटल 12.2 × 10⁻12 मीटर। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, आप इसको एंगस्ट्रॉन्ग में भी ज्ञात कर सकते रहे, लेकिन यहाँ पास हम आपको मीटर में ज्ञात करके दिखा रहे हैं। ठीक है, तो आप थोड़ा वीडियो का रिजोल्यूशन बढ़ा लीजिएगा यदि थोड़ा प्रॉब्लम हो रही होगी तो। बाकी एकदम अच्छे से हम आपको समझाने की कोशिश किए हैं। अब चलते हैं इसी के अगले भाग में। देखिए कुछ और भी प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2 के अंतर्गत ही। अब यहाँ से आपसे देखिए पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, शायद एक बार देख लेते हैं। यहाँ पास एक और प्रश्न है 10⁻4 वोल्ट से त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबद्ध डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो शायद ये और अभी बच्चा है, देख लेते हैं। तो यहाँ पास आपका, जी हाँ, पूरा हो गया है। ये आपका तरंग दैर्घ्य आ जाएगा 12.2 × 10⁻12 मीटर। तो यहाँ से आपका प्रश्न क्रमांक 2 समाप्त होता है। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। प्रश्न क्रमांक 3 है, यहाँ पास देखिए बोर के क्वांटमीकरण की द्वितीय अभिग्रहित का कथन लिखिए। आपको द्वितीय अभिग्रहित का कथन लिखना है सबसे पहले यहाँ पास। ठीक है, फिर अगला है इसी में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में लाइमन श्रेणी तथा बामर श्रेणी के प्रथम रेखा के संगत तरंग दैर्घ्य को ज्ञात कीजिए। आपको तरंग दैर्घ्य भी ज्ञात करना है। जब आपको रिडबर्ग स्थिरांक r बराबर 1.097 × 10⁻7 मीटर इनवर्स दिया गया है। ठीक है, फिर यहाँ पास और इसी में एक और प्रश्न है हाइड्रोजन परमाणु को निम्नतम अवस्था से दूर उत्तेजित अवस्था तक उत्तेजित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा कितनी होगी। तो चलिए आवश्यक ऊर्जा भी बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। यहाँ से आपका प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर चालू होता है, जिसमें सबसे पहले आपको लिख लेना है बोर
बोर के क्वांटमीकरण का द्वितीय अभिग्रहित। ठीक है, द्वितीय अभिग्रहित क्या है यहाँ पास आप पूरा लिख लीजिएगा हेडिंग डाल के। ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा पूरा। ठीक है ना, इतना ही हो जाएगा ये द्वितीय अभिग्रहित। ठीक है ना, एच प्लांक नीतांक यहाँ तक। फिर उसके बाद अगले भाग का उत्तर चालू होता है जो कि आपको लाइमन श्रेणी के बारे में पूछा गया है। लाइमन श्रेणी के प्रथम रेखा का तरंग दैर्घ्य, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पास देख सकते हैं लाइमन श्रेणी के लिए तरंग दैर्घ्य हो जाएगा यहाँ पास लैम्डा इक्वल 1216 एंगस्ट्रॉन्ग। आप मीटर में भी इसको बदल सकते हैं लेकिन एंगस्ट्रॉन्ग ही रहने दीजिए। फिर यहाँ पास बामर श्रेणी की प्रथम रेखा का तरंग दैर्घ्य भी पूछा गया है, तो ये आ जाएगा देखिए यहाँ लैम्डा इक्वल 656 न्यूटन मीटर। इसको आप एंगस्ट्रॉन्ग में चेंज करेंगे तो यहाँ पास 65 से 63 एंगस्ट्रॉन्ग आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा। फिर अगला आपसे पूछा गया है कितनी ऊर्जा लगेगी हाइड्रोजन परमाणु के nवें ऊर्जा स्तर के ऊर्जा। ठीक है ना, ये पूछा गया रहा, तो आप ये हेडिंग डाल लेंगे और इसको लिखते जाएंगे। ठीक है ना, यहाँ पास आप पूरा लिख लीजिएगा। अब इसको आगे बढ़ाते हैं तो आपको ये थोड़ा बड़ा होगा, इतना और लिख लेना है, इतने का स्क्रीनशॉट और ले लीजिए। फिर उसके बाद आपको इतना और लिख लेना है, ये अंततः ऊर्जा आ जाएगी 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कुल मिला के इसमें आपको 3 प्रश्न पूछे गए हैं प्रश्न क्रमांक 3 के अंतर्गत, तो हमने आपको जहां तक बता दिया वहां तक उत्तर लिख लेना है। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की ओर। प्रश्न क्रमांक 4 क्या कह रहा है देखिए, हाइगेन के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत समझाइए। सबसे पहले तो सिद्धांत पूरा समझाना है आपको हाइगेन का, इसके लिए आपको 3 नंबर मिलेगा। फिर 1 नंबर आपको मिलेगा ये बताने के लिए कि किसी तरंगाग्र पर 2 बिंदुओं के बीच का कालांतर कितना होता है, इसके लिए 1 नंबर है। और हाइगेन के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के लिए 3 नंबर है। चलिए इसको आपको हम अच्छे से बता देते हैं। तो यहाँ पास आपको दिख गया होगा देखिए, ठीक है ना, हाइगेन के द्वितीय तरंगिकाओं के लिए जो सिद्धांत था, तो आपको हेडिंग डाल लेना वैज्ञानिक हाइगेन ने अपने सिद्धांत की परिकल्पना दी जो निम्न है। पहला पॉइंट हो जाएगा, आपको पहला पॉइंट डाल लेना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है ना, ये पहला पॉइंट यहाँ तक हो जाएगा, आप देख लीजिए पूरा, ये पहला पॉइंट हो जाएगा। ये सभी सिद्धांत के अंतर्गत ही आ रहे हैं। फिर दूसरे पॉइंट को के अंतर्गत आपको इतना लिख लेना है देखिए, ठीक है, इतना, ये दूसरा पॉइंट हो गया। ये सभी सिद्धांत के अंदर है, अच्छे से आपका ये आ जाएगा। ठीक है, यदि किसी समय यहाँ से लेकर के पूरा प्रदर्शित करता है तो यहाँ से आपका पहला भाग समाप्त हो जाता है, जिसके लिए आपको 3 नंबर मिलना रहा हाइगेन के तरंगिकाओं के लिए। ठीक है, सिद्धांत। फिर आपसे पूछा गया रहा कि कालांतर कितना होता है दूसरे वाले भाग में, जिसके लिए आपको 1 नंबर मिलना रहा। तो ध्यान रखिएगा, आपको ये चित्र बनाना जरूरी नहीं है, आपको बस लिख देना है कालांतर शून्य होता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा कालांतर शून्य होता है। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की ओर। प्रश्न क्रमांक 5 में बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको दिख गया होगा प्रश्न क्रमांक 5, जिसमें आपको पूछा गया सबसे पहले रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल एवं बोर के परमाणु मॉडल में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसके लिए आपको 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर आपको दिखा देते हैं, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल और बोर के परमाणु मॉडल में अंतर। तो यहाँ हेडिंग डाल लीजिएगा रदरफोर्ड और बोर परमाणु मॉडल के बीच अंतर। सबसे पहले परिभाषा द्वारा अंतर स्पष्ट करेंगे, तो आप हेडिंग डाल लीजिएगा परिभाषा, और उसके बाद आप रदरफोर्ड की परिभाषा, रदरफोर्ड मॉडल की परिभाषा लिख दीजिएगा, ये देखिए, और फिर परमाणु, ये बोर परमाणु मॉडल की आप परिभाषा लिख दीजिएगा। तो पहला अंतर ये हो जाएगा, 2 नंबर का आया है, तो ये पहला अंतर ये हो गया। फिर यहाँ पास देखिए दूसरा पॉइंट हो जाएगा अवलोकन। अवलोकन के लिए आप सबसे पहले रदरफोर्ड का लिख लीजिए, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल का ये अवलोकन है। फिर आपको यहाँ पास दिखा देते हैं हम बोर परमाणु मॉडल का अवलोकन। आप चाहे तो इसको चार्ट बना के भी कर सकते हैं, बीच से ऐसे कर लीजिएगा, इधर साइड रदरफोर्ड परमाणु मॉडल, इधर साइड बोर परमाणु मॉडल, वैसे भी कर सकते हैं। लेकिन 2 नंबर का आया तो आपको ऐसे ही पैराग्राफ वाइज लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तीसरा अंतर हो जाएगा ऊर्जा स्तर के आधार पर। ऊर्जा स्तर में देखिए यहाँ पास ये हो जाएगा रदरफोर्ड मॉडल के लिए और ये हो जाएगा बोर मॉडल के लिए, तीसरा अंतर। फिर चौथा अंतर आपको हम बता देते हैं ऑर्बिटल के आकार के आधार पर। तो ऑर्बिटल के आकार के आधार पर ये हो जाएगा रदरफोर्ड मॉडल के लिए और नीचे वाला हो जाएगा बोर मॉडल के लिए। ठीक है, तो ये आप अच्छे से इसको कर लीजिएगा। ये आपका प्रश्न क्रमांक 5 का पहला प्रश्न का उत्तर होता है। अब देखते हैं दूसरा यहाँ पास देखिए आपसे पूछा गया है डेविसन जर्मन प्रयोग से किस बात की पुष्टि होती है, ये हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये भी बता देंगे। और प्रश्न क्रमांक 5 के हिस्सा में पूछा गया आइंस्टाइन का द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध लिखिए। तो इन दोनों का उत्तर एक साथ देख लेते हैं, चलिए अच्छे से। तो यहाँ पास आपको दिख गया होगा, देखिए सबसे पहले तो लिख लेना है प्रश्न क्रमांक 5 के बा का उत्तर 1924 डी ब्रॉगली ने
द्रव्य के द्वैत प्रकृति के बारे में बताया था। इसके अनुसार द्रव्य गतिशील अवस्था में तरंग की और स्थिति अवस्था में कण की तरह व्यवहार करता है। इलेक्ट्रॉन या द्रव्य के तरंग व्यवहार की डेविसन और जर्मन ने इस प्रयोग की पुष्टि की। ये इसका उत्तर हो जाएगा। फिर प्रश्न क्रमांक 5 के सा में आपसे पूछा गया रहा, ठीक है ना, आइंस्टाइन का द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध, तो ये होता है E = mc²। ये तो सभी को पता ही होगा। जहाँ पास आपको ये जरूर बताना पड़ेगा C क्या है, क्योंकि m तो सभी को पता है कण का द्रव्यमान है और E तो ऊर्जा है, लेकिन यहाँ C है देखिए प्रकाश की चाल। तो आपको इतना लिख लेना है, ये हो जाएगा C का उत्तर। प्रश्न क्रमांक 5 के C का उत्तर E = mc², जहाँ C प्रकाश की चाल है। तो यहाँ से आपका पूरा समाप्त होता है। हमने आपको A to Z सॉल्यूशन करवा दिया। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।